नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। आपको बताएंगे क्या है 2029 को लेकर पीएम मोदी का बड़ा प्लान। बीजेपी मीटिंग में किन 4 मुख्यमंत्रियों पर गिर सकती है गाज। चंद्रशेखर बावनकुले की जगह कौन बना नया महाराष्ट्र अध्यक्ष। सीएम फडणवीस की आंखों में क्यों आए आंसू। फडणवीस ने कुणाल कामरा पर क्यों वो भड़के और बीएमसी चुनाव पर क्या है उद्धव का बड़ा फैसला। इसके अलावा जानेंगे कौन किसे दे रहा है चुनौती, कौन किसकी बढ़ा रहा है टेंशन। साथ ही आपको इन सभी खबरों से कराएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने बीजेपी में बड़े संगठनात्मक बदलाव के दिए संकेत। जून में होगा नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव, 4 मुख्यमंत्रियों की छुट्टी। रविंद्र चौहान होंगे चंद्रशेखर बावनकुले के अगले उत्तराधिकारी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के रूप में निभाएंगे अहम भूमिका। सीएम देवेंद्र फडणवीस के 3 दिनों के मुख्यमंत्री की बात पर छलका दर्द, बोले तुम भूल सकते हो मैं नहीं। कॉमेडियन कुणाल कामरा पर भड़के सीएम फडणवीस, बोले इनकी बात करके इनकी औकात नहीं बढ़ानी चाहिए। बीएमसी चुनाव से पहले टूट गया विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी। उद्धव ठाकरे ने अकेले चुनाव लड़ने का किया ऐलान। खबरों में सबसे पहले बात बीजेपी में बड़े बदलावों की। 25 मई को पीएम मोदी की अध्यक्षता में एक बड़ी बैठक दिल्ली में हुई थी, जिसमें कई बड़े फैसले पीएम मोदी ने लिए थे। इन फैसलों को 2029 में होने वाले लोकसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। मोदी की अध्यक्षता में 20 राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों के साथ ये बैठक काफी खास थी। बैठक में जातिगत जनगणना, राष्ट्र की सुरक्षा पर निर्णायक कार्रवाई यानी कि ऑपरेशन सिंदूर और विकास को प्राथमिकता देने पर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी थी। उन्होंने लिखा था, दिल्ली में एनडीए के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में भाग लिया। हमने विभिन्न मुद्दों पर गहन विचार विमर्श किया। विभिन्न राज्यों ने जल संरक्षण, शिकायत निवारण, प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, खेल और विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सर्वोत्तम प्रथाओं का प्रदर्शन किया। पीएम मोदी की इस मीटिंग से ही बड़ी खबर भी सामने आई। ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी शासित राज्यों के 4 मुख्यमंत्रियों की परफॉर्मेंस से वो खुश नहीं है। उनका पत्ता कट सकता है, जिसमें राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा का नाम भी सामने आ रहा है। वहीं मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव के अलावा 2 और सीएम भी शामिल हैं, जिन्हें बदला जा सकता है, यानी इनकी छुट्टी तय मानी जा रही है। पीएम मोदी की गुडविल बुक में वही नेता शामिल हैं जो परफॉर्म करते हैं, यानी अच्छा काम करते हैं। खबरों की माने तो महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस के कामों से पीएम मोदी काफी इंप्रेस है और वो इस मीटिंग में भी देवेंद्र फडणवीस की तारीफ कर चुके थे। वैसे एकनाथ शिंदे भी इस मीटिंग में मौजूद थे। इसके साथ ही एकनाथ शिंदे की भी उन्होंने तारीफ की थी। अब जल्द ही बीजेपी को जेपी नड्डा की जगह नए अध्यक्ष भी मिल जाएंगे। एक मीडिया रिपोर्ट के हवाले से बताया गया है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव जून के तीसरे या चौथे हफ्ते में हो सकता है। इसके लिए जरूरी चुनावी प्रक्रिया जून के दूसरे हफ्ते से शुरू हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नागपुर दौरे के बाद संगठन चुनावों की प्रक्रिया तेज हुई थी, लेकिन 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पार्टी ने तमाम गतिविधियों पर रोक लगा दी। खबरों के मुताबिक पाकिस्तान के साथ सैन्य संघर्ष रुकने के बाद बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष पर बातचीत फिर से शुरू हो चुकी है। जून में नए अध्यक्ष के नाम का ऐलान मुमकिन है, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव अक्टूबर-नवंबर में होने हैं। ऐसे में जो भी नया अध्यक्ष बनेगा उसके पास तैयारी के लिए करीब 100 दिन का वक्त होगा। खबरों की माने तो जेपी नड्डा की जगह भूपेंद्र यादव या धर्मेंद्र प्रधान ले सकते हैं, लेकिन अनुभव को देखते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के नाम पर सहमति बनने की ज्यादा उम्मीद है। इससे पहले भी भूपेंद्र यादव और धर्मेंद्र प्रधान की जोड़ी तमाम राज्यों में बतौर प्रभारी अच्छा रिजल्ट पार्टी को दे चुकी है। ऐसे में प्रधान अगर कोई बनता है तो धर्मेंद्र प्रधान का नाम सबसे आगे चल रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। इधर महाराष्ट्र में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी कई कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन अब राज्य में प्रदेश अध्यक्ष के नाम की जो तस्वीर है वो साफ हो चुकी है। राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने खुद अपने अगले उत्तराधिकारी की घोषणा कर दी। चंद्रशेखर बावनकुले ने अपने अगले उत्तराधिकारी के तौर पर रविंद्र चौहान की नियुक्ति की है। उन्होंने कहा है कि उनके बाद महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष की बागडोर रविंद्र चौहान संभालेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति की महाजीत के बाद शिरडी में बीजेपी की कार्यकारिणी की बैठक हुई थी। इसी बैठक के दौरान बीजेपी ने रविंद्र चौहान को कार्यकारी अध्यक्ष घोषित किया था।
चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा है कि अब जल्द ही आधिकारिक तौर पर भी रविंद्र चौहान ही प्रदेश अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति उनकी हो जाएगी। राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले का यह बयान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के महाराष्ट्र दौरे के बाद सामने आया है। शिवसेना के विधायक रविंद्र चौहान को विधानसभा चुनाव के बाद मंत्री पद से वंचित रखा गया था। हालांकि उन्हें संगठन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई थी, जिसका नतीजा भी बीजेपी को साफ तौर पर देखने को मिला। रविंद्र चौहान के नेतृत्व में बीजेपी ने महाराष्ट्र में 1.5 करोड़ लोगों को पार्टी की सदस्यता बनाने का जो टारगेट था उसे हासिल किया है। चंद्रशेखर बावनकुले ओबीसी से आते हैं और रविंद्र चौहान मराठा समुदाय से आते हैं। ऐसे में उन्हें राज्य का प्रदेश अध्यक्ष चुनना मराठा समुदाय का सपोर्ट पाने के लिए एक अच्छा तरीका माना जा रहा है। वो मुंबई के डोंबिवली से विधायक हैं। और खबरों में अब बात देवेंद्र फडणवीस की। सीएम देवेंद्र फडणवीस की आंखें उस वक्त नम हो गई जब उन्हें उस वक्त की याद आई जब वो 3 दिन के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने थे। 28 मई को देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि वो साल 2019 में अपना 72 घंटे का कार्यकाल कभी नहीं भूल सकते। सीएम फडणवीस ने कहा कि वो दूसरी नहीं बल्कि तीसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने हैं। देवेंद्र फडणवीस ने कहा, आप भूल भी जाएं लेकिन मैं नहीं भूल सकता जब सुबह सुबह मैंने मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाली थी। फडणवीस ने खुद ही ये बात क्लियर की कि मेरे परिचय में कहा गया कि मैं दूसरी बार मुख्यमंत्री बना हूं। ये दूसरी बार नहीं, तीसरी बार है। उन्होंने याद दिलाया कि साल 2019 में वसंतराव नाइक का 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के लिए वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे थे। नवंबर 2019 में विधानसभा चुनाव और फिर बीजेपी बंटवारे के बाद यहाँ पर शिवसेना गठबंधन टूटने के बाद देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री और टूटी हुई एनसीपी के अजीत पवार डिप्टी सीएम बने थे। हालांकि वो सरकार में सिर्फ 3 दिन ही यहाँ पर मुख्यमंत्री रहे और वो सरकार भी 3 दिन ही महाराष्ट्र में चली थी। उस दर्द को याद कर देवेंद्र फडणवीस की आंखें नम हो गई और उन्होंने मीडिया से कहा कि आप मेरे परिचय में बार बार कह रहे हैं कि मैं 2 बार का मुख्यमंत्री हूं। मैं 2 बार का नहीं, जबकि मैं तीसरी बार महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बना हूं। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। इधर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कॉमेडियन कुणाल कामरा को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर आप मुझसे पूछेंगे तो पॉलिटिकली ऐसे लोगों को इग्नोर करना ज्यादा ठीक होगा। इनकी औकात नहीं है कि आप इनकी औकात को बढ़ा देते हो। उन्होंने कहा, हमारी पार्टी और हमारे अलायंस भी थोड़े भावुक लोग हैं। हम लोग प्रैक्टिकली राजनीति नहीं करते। हमारे में इमोशन थोड़े ज्यादा है। इमोशन ही थोड़ा रिएक्ट करवाते हैं। इसलिए मेरा मत पूछेंगे तो मैं कहता हूँ रिएक्शन के कारण ज्यादा तवज्जो मिली। 4 आदमी उन्हें सुनते नहीं हैं उनको। अब सीएम के बयान को एक्स पर शेयर करते हुए कुणाल कामरा ने भी पलटवार किया। उन्होंने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, हेलो देवेंद्र फडणवीस, आप सही कह रहे हैं। राजनीतिक रूप से मुझे नजरअंदाज करना बेहतर है। मेरे पास कोई औकात नहीं है और सिर्फ 4 लोग ही मेरा शो देखते हैं। कृपया क्या मुझे नजरअंदाज किया जा सकता है? अक्टूबर में मैं ठाणे, न्यू मुंबई, पुणे, नासिक, नागपुर, औरंगाबाद में शो की योजना बना रहा था। कृपया शिंदे और उनकी सेना के साथ समन्वय करें अगर मुझे नजरअंदाज किया जा सकता है। आपको बता दें कि पिछले दिनों कुणाल कामरा ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर कविता के अंदाज में तंज कसा था और उन्हें गद्दार कहा था, जिसके बाद शिवसेना कार्यकर्ता भड़क उठे और जिस स्टूडियो में कामरा ने कॉमेडी शो किया था उसी में जमकर तोड़फोड़ की। साथ ही कामरा के खिलाफ कई केस दर्ज किए गए। इसके बाद पुलिस ने उन्हें पूछताछ के लिए समन भी जारी किया। वो नहीं पहुंचे। कुणाल कामरा को पहले मद्रास हाईकोर्ट से राहत मिली, फिर उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की, जहां से उनकी गिरफ्तारी पर रोक लग गई। और खबरों के आखिर में बात करते हैं बीएमसी चुनावों की। मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है और बीएमसी भारत की सबसे अमीर नगर पालिकाओं में से एक है। बीएमसी पर पकड़ होना सिर्फ राजनीतिक प्रतिष्ठा का सवाल नहीं है, बल्कि संसाधनों और पैसे पर भी कंट्रोल रहता है। 2017 के बीएमसी चुनाव में शिवसेना ने बीजेपी से कड़ी टक्कर के बाद सबसे ज्यादा सीटें जीतकर सत्ता कायम की थी। महाविकास आघाड़ी गठबंधन ने यह आशा जताई थी कि वो एकजुट होकर बीएमसी चुनाव लड़ेंगे और बीजेपी शिंदे गुट को बाहर रखेंगे। लेकिन शिवसेना यूबीटी के बीएमसी चुनाव में अकेले उतरने के ऐलान ने सबको चौंका दिया है। उद्धव ठाकरे गुट का मानना है कि शिवसेना की एक अलग पहचान रही है और वो किसी के सहारे पर नहीं है, बल्कि अपने बलबूते पर जीत हासिल कर सकती है। शिवसेना यूबीटी का दावा है कि मुंबई के कोने कोने में उनके कार्यकर्ता सक्रिय हैं और पार्टी का आधार अभी भी मजबूत है। उद्धव गुट का यह भी कहना है कि जब पार्टी को तोड़ा गया और चुनाव चिन्ह छीना गया
तब उन्होंने अकेले ही जनता का विश्वास जीतने की कोशिश की थी और अब भी वो ऐसा कर सकते हैं। महाविकास आघाड़ी के घटक दल कांग्रेस और शरद पवार गुट की एनसीपी इस फैसले से नाखुश है। वो मानते हैं कि बीजेपी और शिंदे गुट से मुकाबले के लिए तीनों पार्टियों का साथ रहना जरूरी है। कांग्रेस और एनसीपी को डर है कि अगर तीनों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ती हैं तो विपक्षी दलों को इसका फायदा हो सकता है। अगर शिवसेना यूबीटी अकेले चुनाव लड़ती है तो ये संकेत जाएगा कि महाविकास आघाड़ी की एकता सिर्फ दिखावे की है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक कांग्रेस और एनसीपी नेताओं को लगता है कि उद्धव गुट सिर्फ शिवसेना के हित की सोच रहा है, ना कि पूरे गठबंधन के। अब सवाल ये उठता है, क्या महाविकास आघाड़ी टूट जाएगा? ये सिर्फ एक रणनीतिक दूरी है। उद्धव ठाकरे ने अभी तक गठबंधन से बाहर निकलने की औपचारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन वो कई बार संकेत में कह चुके हैं वो इस गठबंधन का हिस्सा नहीं है। लेकिन उनके अकेले चुनाव लड़ने के संकेत ने गठबंधन की मजबूती पर सवालिया निशान जरूर खड़ा कर दिया है। कांग्रेस और एनसीपी नेतृत्व अब दबाव बना सकते हैं कि आखिरी फैसले पर पुनर्विचार किया जाए। अगर बातचीत से समाधान नहीं निकला तो महाविकास आघाड़ी का अस्तित्व पूरी तरह से खत्म हो सकता है। यानी बीएमसी चुनावों से पहले ही महाविकास आघाड़ी में रार और तेज हो गई है। बीएमसी चुनावों से पहले ही उद्धव ठाकरे की पार्टी धीरे धीरे खोखली हो रही है, क्योंकि शिंदे गुट लगातार उनके नेताओं कार्यकर्ताओं को अपने साथ शामिल कर रहे हैं। और इसी कड़ी में बुधवार को भी यहाँ पर निर्मला गवित के साथ हजारों की तादाद में कई शिव सैनिक जो थे वो शिंदे गुट में शामिल हो गए। उद्धव ठाकरे को इससे बड़ा झटका लगा है। पुणे से लेकर ठाणे तक कई इलाकों में उद्धव ठाकरे बहुत कमजोर हो चुके हैं। यानी बीएमसी चुनावों से पहले ही उद्धव ठाकरे जिस तरह से हथियार डाल रहे हैं और सरेंडर कर रहे हैं और अब महाविकास आघाड़ी से अलग होने की बात कर रहे हैं, उससे साफ है कि वो बीएमसी चुनावों में पहले ही दबाव में आ चुके हैं। यानी यहाँ पर शिवसेना यूबीटी पूरी तरह से बैकफुट पर नजर आ रही है। तो महाराष्ट्र फाइल्स में खबरों का सिलसिला यहीं खत्म करते हैं। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।